सर क्विक कंफर्मेशन दे दो कि मेरी आवाज आ रही है और मैं विजिबल हूँ या नहीं। Yes, yes, you are visible. No, sir, you are not visible to me. Just a moment, I would just change the. So, are you able to see the PPT, everyone? You can just verify and Yes, yes. go ahead. Okay. So I guess so everyone is able to see the PPT. In case if you have any queries, any technical aspect, you can just drop a message in the chat box. Okay. So Asim sir, you can continue with your session. ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप सब घर पर सेफ है और हेल्दी है। तो हम विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम हमारा जो मेन कंटेंट है आज का, जो हम आज कवर करने वाले हैं, हम उसको करते डायरेक्टली। तो आज का जो सेशन रहेगा, जो डेमो सेशन रहेगा, आज हम देखेंगे कि पाइथन और डेटा एनालिटिक्स के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके सो स्टार्ट करके आज देखते हैं सबसे पहले हमारा एजेंडा क्या है, हम क्या कवर करने वाले हैं, ओवरव्यू मिल जाए कि आपका ये सेशन जो रहेगा वो किस फ्लो में जाने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथन क्या है, हिस्ट्री क्या है पाइथन की, देखेंगे कि पाइथन क्यों बना, उसका मोटिवेशन क्या था पाइथन का, पाइथन के एप्लीकेशंस क्या है, पाइथन कहाँ कहाँ पे किस किस इंडस्ट्री में किस किस डोमेन में हम पाइथन का यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर समझने की कोशिश करेंगे कि अभी मैक्सिमम इंडस्ट्री पाइथन इन्वायरमेंट पे क्यों शिफ्ट हो रही है। वो पॉइंट हम जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से आज पाइथन काफी क्रेज में है, ट्रेंडिंग है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज के लिस्ट में सबसे आगे है। तो ये पॉइंट्स को कवर अप करेंगे हम। फिर देखेंगे कुछ रिसर्च देखेंगे पाइथन के रिगार्डिंग की क्या क्या रिसर्च हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम कोर्स करने वाले हैं, जो कोर्स हमारा रहेगा, तो उसमें हम क्या क्या पॉइंट्स कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद हम डेटा एनालिटिक्स को समझेंगे, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट हम हमारे कोर्स के ड्यूरेशन करने वाले हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उसका ओवरव्यू लेते हैं। तो हम ये सारे पॉइंट आज के हमारे डेमो सेशन में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पाइथन क्या है। ओके सो जो भी एरियस बैकग्राउंड से है तो मैं उनको बता दूं कि पाइथन सिर्फ एक जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसा कि सी प्लस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी से पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब होता है कि आप काफी आसानी के साथ इसके साथ वर्क कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होता है यूजर के लिए, डेवलपर के लिए, इसलिए हम इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। पाइथन डेवलप की गई थी वीडू वैन रोसम के थ्रू। ये अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये डेवलपर फाउंडर की इमेज है। वीडू वैन रोसम के थ्रू पाइथन आया था मार्केट में 1991 में, और पाइथन का जो अभी वर्जन चल रहा है वो पाइथन 3 है। तो बहुत सारे जो फ्रेशर्स होते हैं या एक्सपीरियंस वाले भी लोग होते हैं, उनको एक्चुअली थोड़ी कंफ्यूजन है कि पाइथन मार्केट में, उनको लगता है कि जस्ट अभी 5 साल 10 साल पहले मार्केट में आया है, लेकिन रियलिटी ये है कि पाइथन जो है मार्केट में 1991 में आया था। जब जावा मार्केट में आया था उसी टाइम पे पाइथन भी मार्केट में आया था। तो पाइथन काफी ओल्ड लैंग्वेज है, उतनी भी ओल्ड नहीं है, बट पाइथन 1991 में आए, तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में काफी टाइम पाइथन ने गुजारा है। लास्ट फ्यू इयर्स में काफी क्रेज पाइथन का बढ़ गया है, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ है। ओके तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि पाइथन एक जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जर्नल पर्पस का मतलब होता है कि आप पाइथन का हर मैक्सिमम डोमेन में आप उसका यूज कर सकते हो। पाइथन आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है किसी एक ही डोमेन पे या किसी एक दो डोमेन पे, आप बहुत ज्यादा डोमेन पे आप पाइथन का यूज कर सकते हो। ओके तो वाई पाइथन, तो जब आप देख रहे हो कि पाइथन 1991 में आया था, तो 91 से पहले भी पाइथन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल थी, जैसे कि सी था, C++ था, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल थे। तो पाइथन क्यों बना, क्या बनने की जरूरत थी पाइथन की। तो हम एक इसके लिए एक चीज को समझते हैं कि हमारी जो आईटी इंडस्ट्री होती है, जो हमारा कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होती है या कोई भी इंडस्ट्री होती है, तो ये बेसिकली वर्क करती है इटरेटिव अप्रोच पे। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इटरेटिव मतलब कंटिन्यूअसली कीप अपडेटिंग करते रहते हैं। हम जो भी चीज बनाते हैं हम उसमें कीप अपडेट करते रहते हैं। मतलब हम एक बार किसी चीज को बनाने, किसी प्रोडक्ट को बनाने का रहेगा, तो हम उसकी रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं और उसको डिलीवर या डिप्लॉय करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ये काफी मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, हम कीप अपडेट होते रहते हैं। इसी टर्म को अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आप डेवलपमेंट भी करते रहते हो, आप
ऑपरेशन है, आप उसको यूज भी करते रहते हो, बट वो चीज बैकग्राउंड में डेवलप होती रहती है, उसको कीप अपडेट होता रहता है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए इटरेटिव व्यू या डेवलप्स टेक्नोलॉजी क्या होती है, हम इसको समझने के लिए देखते हैं पेटीएम का एग्जांपल लेके हम ट्राई करते हैं कवर करने का कि ये पॉइंट को किस तरीके से हम इटरेटिव वे को क्या किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पेटीएम अगर आपने देखा होगा तो जब पेटीएम शुरुआत में मार्केट में जब आया था तो पेटीएम में सिर्फ और सिर्फ एक वॉलेट का एप्लीकेशन था, आप सिर्फ रिचार्ज कर सकते थे, आप सिर्फ और सिर्फ रिचार्ज आप किसी भी नंबर पे कर सकते थे। बट अगर आज के समय पे अगर आप पेटीएम को देखोगे तो पेटीएम में आप रिचार्ज, बैंकिंग रिलेटेड काम कर सकते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, शॉपिंग में भी आप हर एक प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आपको वहां पे मिलेंगे, आप वहां से परचेज कर सकते हो, मूवीज टिकट, एयरलाइंस टिकट, ये सारी चीजें पाइथन आप पेटीएम में अभी कर सकते हो। बट शुरुआत में जब पेटीएम आया था तो पेटीएम में सिर्फ वॉलेट का एप्लीकेशन था। पेटीएम ने क्या किया कि उसकी जो एप्लीकेशन है वो कीप अपडेट करते चला हर बार कुछ। हेलो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई थिंक सो आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है आपका, सो कैन यू जस्ट चेक इट वंस? श्योर। तो ये आवाज आ रहा है क्या? हाँ, आई थिंक सो अभी आ रहा है। आवाज ओके। ओके ओके ओके, यस, कंटिन्यू सर। ओके, सो हमने देखा कि पेटीएम जो है, पेटीएम हम देख रहे थे कि इटरेटिव वे क्या होता है। ओके, इटरेटिव वे का मतलब क्या होता है कि इटरेटिव वे में हम कीप अपडेट करते रहते हैं, जो भी हमने सिस्टम बनाया है उसको कंटिन्यूअसली हम उसको क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं, ताकि उसमें और बेटर फीचर्स हम उसमें ऐड ऑन करें और यूजर और भी अच्छे सर्विसेज हमारी यूज कर सके। इसको हम इटरेटिव वे अप्रोच बोला करते हैं। ओके, तो पेटीएम जब शुरुआत में आया था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वॉलेट का एक फीचर था, बट अभी अगर आप पेटीएम की एप्लीकेशन को देखोगे तो पेटीएम में काफी आपको फीचर्स दिखाई देंगे। ओके, तो इसी तरीके से पाइथन का भी कुछ एक हिस्ट्री है कि पाइथन से पहले सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, बट पाइथन क्यों बना, क्योंकि सी सी प्लस प्लस में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको रिकवर करके हमारा पाइथन डेवलप हुआ। तो एक बार हम फ्लो देखते, थोड़ा सा हिस्ट्री को समझते, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन से पहले ऑलरेडी मार्केट में थी। तो सबसे पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल थी वो थी अल्गो, जो कि एकदम शुरुआत वाली लैंग्वेज थी, जिसको रूट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। इसको डेवलप किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने 1960 के दशक में, इसको डेवलप किया था। उसके बाद जो लैंग्वेज बनी थी वो थी बी लैंग्वेज, जो कि केन थॉमसन ने बनाया था 1966 में। उसके बाद उसको भी अपडेट करके एक बीसीपीएल लैंग्वेज बनी थी, जो कि मार्टिन रिचर्ड ने बनाया था, जो कि 1970 में बनी थी। उसके बाद जो लैंग्वेज बनी थी वो थी सी लैंग्वेज। उसके बाद सी लैंग्वेज बनी थी, सी लैंग्वेज बनी थी 1972 में, जिसको मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। और उसके बाद जो लैंग्वेज बनी थी वो थी सी प्लस प्लस। तो एक फ्लो था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, पहले अल्गो, फिर बी, फिर बीसीपीएल, फिर सी, फिर सी प्लस प्लस। क्योंकि हर जब अल्गो था इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे, तो उसका उन्होंने बी लैंग्वेज को बनाया। फिर बी बनने के बाद उसमें जो ड्रॉबैक्स थे उसको रिकवर करके उन्होंने बीसीपीएल बनाया। फिर उसमें भी जो ड्रॉबैक्स थे उसको रिकवर करके उन्होंने सी बनाया। सी को रिकवर करके जो भी अभी जैसा कि सी, आप लोग बहुत सारे जो आईटी बैकग्राउंड के उनको सी से काफी ज्यादा फेमिलरिटीज होती है। तो सी में देखा जाए तो सी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को नहीं सपोर्ट करता है। इसीलिए कुछ टाइम फ्रेम के बाद सी प्लस प्लस आया था, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट बना था। तो इस तरीके से एक प्रोग्रामिंग का फ्लो था कि पहले कुछ, उसके बाद ऐसे सिक्वेंशियली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुए थे। ओके, सो इस टाइम फ्रेम के बाद भी डेवलपर्स को फील होता था कि कुछ ना कुछ सी और सी प्लस प्लस में, कुछ ना कुछ सी और सी प्लस प्लस में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है। जैसा कि अगर आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखना है तो आप सी के पास जाते थे, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो आप सी प्लस प्लस पे जाते थे। वैसे आपके पास प्लेटफॉर्म थे। तो इसके बाद भी डेवलपर को कुछ ना कुछ लगता था कि कुछ ना कुछ और बेटर लैंग्वेज होना चाहिए। इसके लिए इस टाइम फ्रेम के बाद 1978 के बाद मार्केट में 1985 से लेके 1990 के दशक में दो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन रही थी। एक तरफ मार्केट में बन रहा था जावा और एक तरफ बन रहा था पाइथन। तो जावा जो बन रहा था, तो जावा का मेन मोटिव ये था कि जावा जो बनाया वो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाया था। और सन माइक्रो सिस्टम कंपनी एक हार्डवेयर बेस्ड कंपनी थी, तो वो एक हार्डवेयर के लिए एक ओएस बना रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे,
इसलिए उन्होंने जावा को डेवलप कर रहे थे। तो जावा कुछ तरीके से बैकग्राउंड था, बट पाइथन का बैकग्राउंड क्या था, पाइथन किस लिए बन रहा था, ऑलरेडी सी सी प्लस प्लस थे। तो क्या ऐसा ड्रॉबैक्स लग रहा था जिसके कारण एक मोटिवेशन मिला कि हमको पाइथन डेवलप करना है। तो पाइथन का जो मेन आइडिया था जो डेवलप करने का रोशन के माइंड में था, वो कुछ तरीके से था कि उनको अभी आवाज आ रही है क्या मेरी ठीक से? Hello, your voice is clear, but Asim sir's voice is not clear. अभी आ रही है क्या मेरी आवाज? अभी आ रही है? Yes, yes. ओके, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जो पाइथन का जो बनने का जो मेन मोटिव था, तो पाइथन के डेवलप होने के दो मेन मोटिव थे। पहला मोटिव ये था कि उनको वन स्टेप सॉल्यूशन करना था, कि एक ही प्रोग्रामिंग में सारा काम उनको करवाना था। और दूसरा जो मेन मोटिव था वो ये था कि उनको सेम टाइम पे जो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं वो इजी होनी चाहिए और फन लर्निंग होनी चाहिए। मतलब अगर आपने सारे काम एक ही प्रोग्रामिंग में डालोगे तो वो टफ नहीं होनी चाहिए और यूजर को या डेवलपर को उसको यूज करने के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए दो मेन आइडिया थे पाइथन के। तो आई होप आपको पाइथन के दो मोटिवेशन अगर आपको समझ में आए होंगे, कि पहला था कि वन स्टेप सॉल्यूशन की एक ही प्रोग्रामिंग में सारे काम हो जाए आपके, और दूसरा था कि इजी एंड फन लर्निंग होना चाहिए। ओके, तो ये दो मेन मोटिव थे पाइथन के। ओके, सो पाइथन के ये मोटिव के बाद पाइथन मार्केट में 1991 में, और उसका जो ऑफिशियल वर्जन पाइथन 1 जो वर्जन था वो रिलीज हुआ था मार्केट में 1994 में। ओके, तो इसी टाइम फ्रेम में जावा भी डेवलप हुआ था, जावा भी मार्केट में आया था। ओके, तो पाइथन के भी एप्लीकेशन क्या है, तो पाइथन कहाँ कहाँ पर आप यूज कर सकते हो, तो पाइथन का यूज हर डोमेन में कर सकते हो। अगर मैं सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताऊं, तो पाइथन का जो यूज है वो आप हर डोमेन में कर सकते हो। आप पाइथन का वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो, वेबसाइट बनाने के लिए यूज कर सकते हो, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो आपको डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन दिखाई देते हैं जहाँ पे वो सिर्फ विदाउट इंटरनेट वर्क होते हैं, उस तरीके के बिलिंग के एप्लीकेशन होते हैं, वो आप बना सकते हो। बिग डेटा रिलेटेड, अगर डेटाबेस रिलेटेड कुछ टास्क करना है, हडूप रिलेटेड या किसी भी डेटाबेस रिलेटेड काम करना है, तो आप पाइथन में भी वो भी काम कर सकते हो। पाइथन में आप एनिमेशन, गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, ये सारे डोमेन पे आप काफी इफेक्टिवली काम कर सकते हो। तो पाइथन की जो रेंज है, जो स्कोप है पाइथन का, वो काफी ब्रॉड है। आप पाइथन सीखने के बाद आप किसी भी डोमेन में जंप कर सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप बेस में जा सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पाइथन की जो मेन यूएसपी है, कि आप पाइथन का बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिजनेस इंटेलिजेंस में इसका यूज काफी अच्छे तरीके से कर सकते हो। ओके, सो हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनीज अभी पाइथन पे शिफ्ट क्यों हो रही है। आप देख रहे होंगे लास्ट फ्यू इयर्स में पाइथन डेवलपमेंट का काफी क्रेज बढ़ गया है। अगर आप देखोगे, अगर कोई लोग डिप्लोमा होल्डिंग से है एमएसबी से, एमएसबीटी ने उनके स्लैब्स में फाइनल ईयर में पाइथन को इंक्लूड किया है। इंजीनियरिंग में पुणे यूनिवर्सिटी ने
पाइथन को फर्स्ट ईयर में इंक्लूड किया है। तो अभी यूनिवर्सिटीज और कंपनीज भी पाइथन के ऊपर इतना क्रेज क्यों दे रही है, चाहे वो सोशल मीडिया रिलेटेड, चाहे यूट्यूब जैसी कंपनी हो, गूगल जैसी कंपनी हो, एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंपनी हो, नेटफ्लिक्स हो या अमेजोन हो या रिलायंस हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, और जो भी ऑटो सेक्टर है वो, या बैंकिंग सेक्टर हो। तो अभी ये कंपनीज पाइथन की तरफ क्यों जा रही है, जबकि अगर आप देखोगे पाइथन मार्केट का आया था 1994 में, तो ऑफिशियली पाइथन रिलीज हुआ था, तब कंपनीज इसको यूज नहीं करती थी, तब कंपनीज जावा, डॉटनेट के फ्रेमवर्क्स या पीएचपी फ्रेमवर्क्स की तरफ जाती थी, बट कंपनीज अभी नाउअडेज शिफ्ट हो रही है पाइथन की तरफ। ओके, तो इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि करंट तो कंपनी शिफ्ट हो रही है इसकी तरफ, उनका मेन रीजन ये है कि करंटली हम जो वर्क कर रहे हैं, हम जो इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट डेटा ड्रिवन है। हम पूरा जो काम करते हैं सारा डेटा ड्रिवन होता है। हम हर डिसीजन, कंपनीज कोई भी डिसीजन लेती है तो वो डेटा को एनालाइज करके अभी कंपनीज लेना शुरू किया है। तो मैं इसको एग्जांपल की तरह बताता हूँ कि जब से इंटरनेट आया है 1990 से लेके 2015 तक, यानी कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स तक, कंपनीज जो है हमने जो है 10% डेटा जनरेट किया है। अगर ये आपको डायग्राम दिख रहा है तो इसमें अंडरस्टैंड करो कि ये पूरा जो डेटा है अभी तक हमने जनरेट किया हुआ है। तो लास्ट के अगर आप देखोगे 1990 से लेके 2015 तक 10% डेटा हमने सिर्फ जनरेट किया है, और उसके बाद 2016 से 2019 तक 90% डेटा जनरेट किया है। मतलब हम जो डेटा जनरेट कर रहे हैं वो बहुत ही रैपिडली हम डेटा जनरेट कर रहे हैं अभी के टाइम पे। अगर आप किसी को कॉल करते हो, मैसेज करते हो, या सोशल मीडिया पे आप किसी फोटो को पोस्ट करते हो, तो इसका मतलब आप डेटा कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हो, आप क्लाउड पे डेटा स्टोर कर रहे हो, या आप अगर किसी को कॉल करते हो तो भी डेटाबेस सर्वर पे आपके कॉल की हिस्ट्री सेव होती है। उसी तरीके से मैसेज करते हो तो उसकी हिस्ट्री सेव होती है, किसी को वीडियो कॉल करते हो तो उसकी हिस्ट्री सेव होती है। तो हम, या अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक के, तो हमारा डेटा स्टोर होता है। तो हम रैपिडली क्या कर रहे हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं, काफी बड़े बैंडविड्थ में, काफी बड़े अमाउंट में हम वॉल्यूम में डेटा को जनरेट कर रहे हैं। तो अभी जो है कंपनीज क्या कर रही है, जो भी उनको बिजनेस डिसीजन रहेंगे लेने के, तो वो पहले का डेटा को एनालाइज करते हैं कि पहले यूजर्स में कैसा उनका बिहेवियर था, वो डेटा को एनालाइज करके वो क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर रहे, फॉरकास्ट कर रहे, और उस हिसाब से रिजल्ट, उस हिसाब से वो डिसीजंस ले रहे हैं, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, सर्विस प्रोवाइड करना हो। तो इसी डेटा को एनालाइज करके वो उनकी सर्विसेज को सुधार रहे हैं, उनकी सेल्स में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग में बढ़ा रहे, कम कॉस्ट में वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आज के समय पे अगर आप देखोगे तो टॉप यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सिम्बोसिस मैनेजमेंट के लिए काफी पॉपुलर है, आईआईएम के बाद ये वो, या आईआईटीज है, या आईआईएम की पूरी जो भी यूनिवर्सिटीज है, तो ये अगर आप इनके वेबसाइट्स पे जाके देखोगे तो ये लोगों ने सभी ने, अगर आप देखोगे तो सिम्बोसिस की यूनिवर्सिटी, सिम्बोसिस में भी डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के लिए कोर्सेस अभी स्टार्ट किए हैं मार्केट में, चाहे वो बीएससी के रिलेटेड हो, एमबीए के रिलेटेड हो, या एमटेक हो इन डेटा साइंस। अगर आप देखोगे तो ये आपको आईआईटी की वेबसाइट दिखेगी, आईआईटी की वेबसाइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आईआईटी की, आईआईएम की वेबसाइट पे आपको बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा इंटेलिजेंस के लिए, बीएससी के लिए, या अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करना है तो उसके लिए भी आप डेटा साइंस, एआई, डेटा एनालिटिक्स में आप कर सकते हो। एमएस के लिए जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, वो सभी यूनिवर्सिटीज ने डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स को प्रेफरेंस दिया है, और वो लोगों ने भी उनके कोर्स के करिकुलम में डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स को इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर आप देखोगे, मैं इसके सारे के लिंक्स आपको शेयर कर दूंगा। अगर देखोगे, अगर बहुत स्टूडेंट एमएस के लिए जाते हैं, तो एमएस के लिए भी डेटा एनालिटिक्स के लिए जितने भी यूनिवर्सिटीज है, अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज ने भी डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स को काफी प्रेफरेंस दिया है अभी, और वो भी उनके कोर्स और सिलेबस में डेटा एनालिटिक्स को काफी प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि उनको पता है कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के समय में, बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, मार्केटिंग में, सेल्स के लिए, कस्टमर रिटेंशन करने के लिए। ये सारी चीजों में डेटा काफी एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है। इसीलिए वो लोगों ने, ये टॉप यूनिवर्सिटीज ने भी डेटा एनालिटिक्स को इतना प्रेफरेंस दिया है कि वो लोग उनके सिलेबस में इसको इंक्लूड किया है वो लोगों ने। ओके, तो पाइथन जो है डेटा ड्रिवन, जो भी हम अप्रोच, अभी मैं बता रहा था कि हम जो भी डेटा ड्रिवन का काम करेंगे, जो भी डेटा को एनालाइज करके जो भी कंपनीज रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, तो उसके लिए पाइथन बेस्ट लैंग्वेज है
जितने भी लैंग्वेजेस अवेलेबल है मार्केट में उसमें सबसे बेस्ट पाइथन लैंग्वेज है। क्यों बेस्ट है तो हम उसको समझते हैं। सबसे पहला रीजन पाइथन बेस्ट इसलिए है, पाइथन की जो सिंपल सिंटैक्स है, अगर आपको पाइथन को यूज करना है तो पाइथन काफी इजी वे में आप सीख सकते हो और उसका कोड काफी इजी वे में इंप्लीमेंट कर सकते हो। जस्ट आपको कुछ ही लाइन का कोड आपका मैजिक कर सकता है। पाइथन में बहुत कम लाइन ऑफ कोड होता है, आपको ज्यादा लेंदी कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। जो लोग C++ जावा के बैकग्राउंड से है उनको मैं बता दूं कि अगर आपको जैसे प्रोग्रामिंग में C++ जावा में एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट करना होता है तो आपको 4 से 5 लाइन कोड लिखना होता है, बट पाइथन में आप सिर्फ 1 लाइन के कोड में वो टास्क परफॉर्म कर सकते हो। C++ और जावा में अगर आपको फाइल का डेटा रीड करना है, अगर आपके पास एक्सेल फाइल है या आपके पास CSV फाइल है या कोई फाइल है आपके पास टेक्स्ट फाइल है, उसमें का डेटा रीड करना है तो आपको कम से कम 5 से 10 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। पाइथन में आप सिर्फ 1 और 2 लाइंस के कोड में वो टास्क परफॉर्म कर सकते हो। तो आपके जो यहाँ पे जो पहली चीज, तो पहला एडवांटेज ये है पाइथन का कि पाइथन बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज है। आप आसानी के साथ पाइथन को सीख सकते हो, उसका कोड इंप्लीमेंट कर सकते हो। बड़े ही कम लाइन में आप कोड इंप्लीमेंट करते हो पाइथन का। अगर आप कम लाइन और कम आपको इजी वे में अगर आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो आपको टाइम भी कम लगेगा उस काम को करने को। अगर आपका टाइम कम लग रहा है किसी चीज को करने के लिए तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका रेवेन्यू, आपका जो इनकम है वो भी बढ़ेगा। मतलब कंपनी के पर्सपेक्टिव से या ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनकी प्रोडक्टिविटी और उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। उसके बाद पाइथन में जो है कि वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल है। अगर आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है तो आपके पास लाइब्रेरीज अवेलेबल है। अगर आपको डेटा के रिलेटेड टास्क करना है, डेटा को एनालाइज करना है तो लिए उसके लिए आपके पास लाइब्रेरीज है। डेटा विजुअलाइज कराना है आपको तो उसके लिए भी आपके पास पाइथन में लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरीज इन शॉर्ट बेसिकली क्या होता है कि आपको प्री डिफाइंड सेट ऑफ कोड मिलता है, उस कोड का यूज करके आप आपका टास्क परफॉर्म करते हो, जिससे आपका कोडिंग टाइम कम लग जाता है, लाइन ऑफ कोड भी कम होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। उसी के साथ पाइथन की जो कम्युनिटी है या डेवलपर्स है वो ब्रॉड है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में जाके स्टक हो जाते हो तो आपको वो प्रॉब्लम से निकालने के लिए मार्केट में काफी डेवलपर्स अवेलेबल रहते हैं, तो आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। दूसरी चीज, पाइथन ओपन सोर्स है, जो कि बहुत बड़ा इसका एक एडवांटेज है कि पाइथन फ्री है, आपको ओपन सोर्स अवेलेबल मिलता है। आपको उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है, कोई लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं है। आप पूरा काम फ्री टूल्स पे कर सकते हो पाइथन का। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि कंपनी में कैसा होता है कि आपके पास 1000 डेवलपर्स होते हैं, तो अगर एक सिस्टम के लिए भी अगर 10,000 रुपए लग रहे हैं तो आपको 10,000 यूजर के लिए 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा, तो वो कंपनी के लिए काफी कॉस्टली हो जाता है। बट पाइथन आपका वो कॉस्ट मिनिमाइज करता है, आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं होती है। आप फ्रीवेयर टूल्स यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपका काम करते हो। तो ये काफी बड़ा एडवांटेज है पाइथन का। उसके बाद पाइथन की जो रिपोजिटरीज है, या अगर आपको एनालिसिस करना है तो आपको डेटा सेट काफी अवेलेबल है पाइथन के लिए। आपको जैसा कि कैगल, गिटहब पे आपको काफी डेटा सेट्स, डेटा मिलेंगे, आप उनको एनालाइज करके भी आप क्या कर सकते हैं, काफी काम कर सकते हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं। आपको उसके लिए कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं होती है, तो ये भी काफी आपके लिए एडवांटेज वाला पार्ट होता है। तो इन शॉर्ट पाइथन बेस्ट लैंग्वेज है डेटा ड्रिवन अप्रोच के लिए, क्योंकि कम लाइन ऑफ कोड, सिंपल सिंटैक्स और बड़ी कम्युनिटी, फ्री होने की वजह से आप काफी कुछ काम यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो कुछ रिसर्च हम देखते हैं उसके के लिए काफी पॉपुलर वेबसाइट है ये। तो इसके रिव्यू, इसकी एनालिसिस की गई थी। इन्होंने बताया कि मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी जो है, उन्होंने यहाँ पे लिस्ट बताई है कि मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज कौन से है। तो मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी की लिस्ट में पाइथन नंबर 4 पे रिलाई करता है, बट अगर आप नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1 देखोगे तो ये एक वेब ड्रिवन लैंग्वेजेस है या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। तो पाइथन अगर प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो पाइथन नंबर 1 पे, पाइथन के बाद जावा, देन बैश शेल, देन PHP आपको दिखेगा। तो पाइथन सबसे अभी के लिए मार्केट में लीड कर रहा है अगर आप देखोगे तो। उसके अलावा जो पाइथन की डेवलपर है या जो उनकी फ्रिक्वेंसी है डेवलपर की, जो नेट पे जाकर क्वेश्चन आंसर को ढूंढ रहे हैं, सर्च करते हैं और प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो भी जो रेंज है पाइथन की, अगर वो आप देखोगे तो रैपिडली वो भी इंक्रीज हो रही है, लीनियरली ये भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इन शॉर्ट पाइथन आने वाले समय में ये जो और भी पाइथन की डेवलपर और कम्युनिटी बढ़ेगी तो ये काफी एडवांटेज रहेगा। जो अभी मैंने जो स्लाइड्स यूज किया उसके लिए जो रेफरेंस लिंक्स थे वो यहाँ से थे। तो पाइथन का स्कोप क्या है, आप पाइथन का यूज कहाँ पे कर सकते हो। तो पाइथन का यूज आप, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में टॉप एमएनसीज जितनी भी है
एक स्मॉल स्केल कंपनी से लेके या एक स्मॉल रेंज कंपनी से लेके एक मिड लेवल और कंपनी, वो सारी कंपनीज आज पाइथन की तरफ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। और हर सेक्टर में आप इसका यूज कर सकते हो। आप सोशल मीडिया पे, आप जो लोग अगर जैसे कि अगर आप लोग देखते हो कि अभी के टाइम फ्रेम में अगर आपने किसी प्रोडक्ट को गूगल पे सर्च किया है, अगर आपको एक शूज परचेस करना है और अगर आपने वो गूगल पे सर्च किया है, तो आपको तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर आपको शूज के एडवर्टाइजमेंट आपको फेसबुक पे, आपको इंस्टाग्राम पे आपको शो होने लगेंगे। चाहे आप गाना एप्लीकेशन भी अगर ओपन करते हो कोई, या कोई भी गूगल की एप्लीकेशन ओपन करते हो, तो आपको शूज के जो सिंबल्स है वहां पे शो हो जाएंगे। आपका डेटा लेकर वो डेटा को एनालिटिक्स करते कि कौन सा यूजर क्या सर्च कर रहा है, उनको क्या दिखाना चाहिए सोशल मीडिया पे, वो उससे और इंगेज होकर उसको परचेज कर सके। तो सोशल मीडिया भी एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत वाइड बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एनालिटिक्स आज के समय पे यूज होता है। तो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, नेटफ्लिक्स जैसा एप्लीकेशन, जैसा कि नेटफ्लिक्स पे अगर आप जाते हो, अगर आपने कोई एक शो देखा है तो आपको नेटफ्लिक्स आपकी रिकमेंडेशन के हिसाब से, आपको जो पसंद है, आपने जो 2-3 शो देखे हैं या एक शो देखा है, तो उसके रिकमेंडेशन देता है उस टाइप के शोज के। आपके डेटा को एनालाइज करके वो बताता है कि आप कौन सा शोज देख सकते हो, रिकमेंड करता है आपको। उसी तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट भी अगर आप देखते हो, अगर आप कोई एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको तुरंत उसके नीचे बताता है कि जो प्रोडक्ट, समझो अगर आपने एक मोबाइल खरीदा है तो आपको बताता है कि जो ने ये मोबाइल खरीदा है उसने ऑल्सो ये कवर भी परचेज किया है या ये हेडफोन भी खरीदा है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, आप एनालिटिक्स का यूज करते हो, आप देखते हो कि पिछले यूजर्स जो थे, पिछला जो डेटा था कि अगर किसी ने मोबाइल खरीदा है तो उसने उसके साथ क्या खरीदा था। तो आप ऐसा आप एसोसिएशन का रूल वहां पे लगा के आप क्या करते हो कि आप उसको उस तरीके का रिकमेंडेशंस देते हो। बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या अगर मुझे पता करना है कि कौन से कस्टमर फ्रॉड कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों का डेटा एनालाइज करके जो लोगों ने ऑलरेडी फ्रॉड किया है उनका बिहेवियर और जो करंट यूजर्स है उनका बिहेवियर को हम एनालाइज या मैचिंग करके देख सकते हैं कि कौन से यूजर फ्यूचर में जाके हमको फ्रॉड कर सकते हैं। तो वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हो। कंपनीज के रिव्यू, अगर जैसे कि ई कॉमर्स, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आपका समझो कि आप कुछ रिव्यू दे रहे हो, तो रिव्यू को एनालाइज करके उसमें क्या लोगों ने सबसे ज्यादा कंप्लेन की है, किस सर्विसिंग की कंप्लेन की है या कौन से सेक्टर पे, कौन से डोमेन पे उन्होंने कंप्लेन की है, तो आप ट्राई करते हो कि वो डेटा को एनालाइज करके आप क्या करो कि बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करो। तो इन शॉर्ट अगर आप देखा जाए तो आप पाइथन का यूज हर डोमेन में आप यूज कर सकते हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, सेल्स सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल हो, हेल्थ केयर हो। अगर आप अभी के समय में हेल्थ केयर में देखते होंगे कि कुछ मार्केट में एप्लीकेशंस अवेलेबल है जिसमें अगर आपको स्क्रीन पे अगर कुछ हुआ होगा तो आप उसका इमेज निकाल के आप उनको शेयर करते हो। तो एक एआई सिस्टम होता है जो वो स्क्रीन को एनालाइज करता है और आपको सिम्टम्स अगर आप वहाँ पे सिम्टम्स देते तो वो बताता है कि आपको ये डिसीज हो सकता है, आप ये वो आपको प्रिस्क्रिप्शन सजेस्ट करता है, आपको मेडिसिन सजेस्ट करता है। तो वो भी आपके एनालिटिक्स डोमेन के रिलेटेड ही टास्क है। सोशल मीडिया, मार्केटिंग हो, फिनांस हो, ऑटोमोबाइल, आप मैक्सिमम डोमेन में पाइथन का और एनालिटिक्स का क्या कर सकते हो, यूज करते हो। तो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं रहते हो पाइथन में कि आप किसी एक ही डोमेन पे आप काम कर सको। पाइथन सीखने के बाद, एनालिटिक्स सीखने के बाद उस एनालिटिक्स का यूज आप हर डोमेन में कर सकते हो। ओके, तो पाइथन का स्कोप काफी वाइड है, आप काफी डोमेन पे पाइथन का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एक जस्ट मुझे क्विक कंफर्मेशन दे दो सभी की, आपको मैंने अभी तक जो जो बताया वो आपको समझ में आया है बोल के, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। So you can provide your reactions in the form of thumbs up या हाँ, फिर थम्स अप आप बता सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है। यस, वेरी गुड। और अगर किसी को कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया, यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ मैसेज इन चैट बॉक्स। हाँ, ओके, समझ में आ रहा है ओके, मेजर। या ग्रेट। ट्राई टू प्रोवाइड योर इनपुट सो दैट ट्रेनर को पता चले। ओके, तो अब तक जो हमने देखा, तो हमको पता चला कि पाइथन का जो स्कोप है वो काफी वाइड है, हम पाइथन का यूज काफी डोमेन में कर सकते हैं। ओके, तो अब उसके बाद देखते हैं, तो फिर हमको पाइथन सीखना, अभी आपको इतना तो आपको समझ में आ गया है कि पाइथन आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पे। पाइथन सीखने के बाद आप किसी भी डोमेन में अच्छे से जंप कर सकते हो, आपके स्किल्स को इम्प्रूव करके काफी अच्छे से जॉब ग्रैब कर सकते हो। तो पाइथन सीखना भी आप लोगों को समझ में आ गया है कि पाइथन सीखने के रीजंस क्या हो सकते हैं, कि आप उसके लिए आपको जो स्कोप है पाइथन का काफी वाइड है।
आप काफी डोमेन्स पे आप स्विच कर सकते हो। कम लाइन का कोड होता है, पाइथन सिंपल है, क्यू लाइन्स कोड, आपका जो टाइम है, प्रोडक्शन टाइम, डेवलपमेंट टाइम, वो काफी कम लगता है क्योंकि ये आसान है और इसमें कम लाइन का कोड लिखना पड़ता है। आपके पास लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा है, अगर आपको कुछ काम करना है, विजुअलाइजेशन हो, डेटा प्री प्रोसेसिंग हो, डेटाबेस रिलेटेड काम हो, तो आपके पास लाइब्रेरीज है, मतलब प्री डिफाइंड कोड काफी अवेलेबल है। आप उस प्री डिफाइंड कोड यानी कि ऑलरेडी लिखा हुआ पाइथन के पास कोड बहुत है, उसी कोड को आप यूज करके आपका प्रोडक्टिविटी आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। आप जीरो से कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप जो बनाया हुआ कोड है वो कोड को यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। उसके बाद पाइथन ओपन सोर्स है, फ्रीवेयर है, आपको फ्रीली पाइथन मिल जाता है, आप फ्रीली पाइथन को इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हो, तो आपको वो एक काफी प्लस पॉइंट रहेगा, आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपका क्या है कि बहुत कॉस्ट कटिंग आपका हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो पाइथन सीखना हमारे लिए इसलिए काफी जरूरी है। और एक चीज अभी मैं बता दूं कि अभी आप लोगों ने देखा होगा लास्ट 2014 से ओके, सो आपने लास्ट टाइम आपने आज देखा होगा, आप एक मुझे क्वेश्चन आया, मैं उसको आंसर करता हूँ एट एंड में। मुझे रिमाइंड करना कि मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया कि कैन बी यूज इन व्हीकल डायग्नोसिस डोमेन। हाँ, मैं बताता हूँ हाँ, लेकिन इसका आंसर हाँ है, कर सकते हैं। मैं उसका बता दूंगा यूज केस की किस तरीके से करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज देख लो कि आपने देखा होगा 2014 से, जब से मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट जब से पावर में आई है, तब से डिजिटल का स्लोगन जो है काफी ब्रॉडली यूज किया जाता है कि डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, हर चीज को हम डिजिटल लेवल के पे लेके जाने की बात कर रहे हैं हर चीज में। चाहे आज आप देखोगे पेटीएम का यूज भी डिजिटली है, मतलब आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है, आपको कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो डिजिटली आप घर पर बैठे बैठे 5 मिनट में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और वो अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। आप किसी को अमाउंट ट्रांसफर, किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें डिजिटली आजकल क्या है, पॉसिबल है। आप चाय पीते हो, आप पैसे आपको उसको ऑनलाइन पेटीएम से करते हो, तो ये सारी चीजें आज डिजिटली काफी हम क्या हो रहा है, ग्रो कर रहे हैं। तो जितना, और आने वाले समय में ये चीज तो आपको भी, आपका बेसिक सेंस आपको बता रहा होगा कि आने वाले समय में डिजिटल बहुत बेसिक हो जाएगा और एडवांस टेक्निक्स आएंगे, जिससे ये जो चीजें हैं, जो हमारी डेली रूटीन में जो चीजें यूज होती है, वो और सिंप्लीफाई होगी आगे चल के। ओके, सो जितना हम डिजिटली बढ़ते चलेंगे, डेटा उतना हम जनरेट कर रहे हैं। इन शॉर्ट, जितना हम डिजिटली बढ़ेंगे उतना डेटा हम जनरेट कर रहे हैं। मतलब अगर मैंने किसी से चाय खरीदा है, तो चाय खरीदने के बाद मैंने अगर उसको मेरा पेमेंट किया है, तो पेमेंट किया है मतलब मैंने एक डेटा जनरेट किया है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेटाबेस एंट्री में वो जाके सेव होगा ना, कि मैंने उसको पे किया है, फिर वो आरबीआई के थ्रू वो वहां से माइनस होगा अमाउंट। तो डेटा रिलेटेड हम काम कर ही रहे हैं। तो जितना हम डिजिटली बढ़ेंगे, जितना डिजिटली हम ग्रो होंगे, उतना डेटा हम ज्यादा जनरेट करेंगे, और जितना ज्यादा डेटा जनरेट करेंगे उतना डेटा एनालिटिक्स का क्रेज और पाइथन का क्रेज उतना बढ़ता चलेगा, क्योंकि हम डेटा जनरेट कर रहे हैं। देखो, डेटा स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं होता है कभी भी। मतलब एक होता है डेटा जनरेशन, एक होता है डेटा को मैनेज करना, और एक होता है डेटा को स्टोर करना। डेटा स्टोर करना वो प्रॉब्लम नहीं होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर उसका अगर एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको दूं, तो आप लोग सभी गूगल यूज करते होंगे और सभी जीमेल आपका अकाउंट होगा। तो जीमेल पे जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हो, तो गूगल आपको 15 GB फ्री इंटरनेट स्टोरेज देता है। आप 15 GB का स्टोरेज गूगल पे फ्रीली सेव कर सकते हो। मतलब अगर हर यूजर को गूगल 15-15 GB स्टोरेज फ्रीली बांट रहा है, इसका मतलब डेटा स्टोरेज करना प्रॉब्लम नहीं है किसी कंपनी के लिए। प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा जनरेट हुआ है, जो डेटा स्टोर हुआ है, अगर उस डेटा में से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट। तो डेटा स्टोरेज करना प्रॉब्लम नहीं है, डेटा के साथ वर्क करना प्रॉब्लम होता है। कि डेटा में से अगर इंपॉर्टेंट डेटा को फाइंड आउट करना है, कि किसी पैटर्न का डेटा, कुछ अगर डेटा हमको फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसी के लिए हम डेटा एनालिटिक्स करते हैं। ओके, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि डेटा स्टोर करना, बड़ा डेटा जनरेट करना और उसको स्टोर करना, उसको करना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि हमारे लिए डिफिकल्ट होता है कि वो डेटा में से इंपॉर्टेंट डेटा को फाइंड आउट करना, वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो डेटा स्टोरेज इजी है, डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एक्सेस करना, उसमें से रिक्वायर्ड डेटा निकालना, वो हमारे लिए ट्रिकी होता है।
तो जितना, इन शॉर्ट मेरा बताने का मतलब ये था कि जितना हम डिजिटली ग्रो करेंगे, जितना डेटा हम, इंडिया जितना डिजिटली ग्रो करेगा या वर्ल्ड जितना डिजिटली ग्रो करेगा, उतना डेटा जनरेशन हमारा ज्यादा होगा और उतना एनालिटिक्स और पाइथन का क्रेज उतना बढ़ेगा। ओके, आई होप ये पॉइंट मेरा समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो ये होने के बाद अभी हम समझते हैं, अभी हमको समझ में आ गया है कि पाइथन सीखना क्यों जरूरी है और डेटा एनालिटिक्स का फ्यूचर क्या है। क्योंकि फ्यूचर में आपको पता है कि डेटा जनरेशन बढ़ने ही वाला है और हमको उसमें से इंपॉर्टेंट डेटा फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ने ही वाली है, उसको मैनेजमेंट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट टास्क रहने ही वाला है। तो उसके लिए हमको एनालिटिक्स का डोमेन भी काफी, आपको फ्यूचर इसका भी जो रहेगा वो लीनियरली ही इंक्रीज होता चलेगा। तो जो हमारा जो कोर्स है, अभी हम जो पाइथन और डेटा एनालिटिक्स करने वाले हैं, तो इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें देखने वाले, जो हमारा सिलेबस होने वाला है, मैं उसका एक बार आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमारे सिलेबस में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, एकदम स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, हम हिस्ट्री से चालू करेंगे, समझेंगे कि पाइथन, और इलेबरेट करेंगे कि पाइथन क्यों आया, क्या जरूरत थी, क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, सी प्लस प्लस कहाँ पे लैक कर रहे थे तो हमने पाइथन को डेवलप किया, उसके एप्लीकेशंस क्या है, पाइथन के लिमिटेशन क्या है, मतलब पाइथन का एक डार्क साइड भी है, तो वो डार्क साइड क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। पाइथन के टूल्स कौन कौन से हैं, हमको प्रोग्राम कैसा करना होगा, कौन से टूल कौन से सॉफ्टवेयर लगेंगे, उसका इंस्टॉलेशन कैसा करेंगे वो देखेंगे। फिर कीवर्ड्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, हम ऑपरेशंस कौन कौन से यूज कर सकते हैं पाइथन में, न्यूमेरिक कैलकुलेशंस कौन कौन से कर सकते हैं वो हम ऑपरेटर में समझेंगे। फंक्शंस क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। लैम्बडा फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ एल्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप, ये सारी चीजों को समझेंगे। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझने के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझेंगे, क्लासेस, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, सेट क्या होता है, एरे क्या होता है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स को हम प्रैक्टिकल ड्रिवन पे हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ वर्क करेंगे। और ये सारे जब हमारे कंसेप्ट हो जाएंगे, इसके बाद जो बिगिनर्स को जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि पैलिंड्रोम प्रिंट करो, या आपको पूछा जाता है किसी नंबर को रिवर्स करने के लिए बोला जाता है, स्ट्रिंग को रिवर्स करो, तो इंटरव्यू रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम खुद से स्क्रैच से करने की कोशिश करेंगे, उनको समझेंगे कि उनको कैसा करना है, उनका लॉजिक समझेंगे और उसको क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल इम्प्लीट करेंगे। चाहे लीप ईयर का प्रोग्राम हो, फिबोनाची सीरीज हो, फैक्टोरियल हो, आर्मस्ट्रांग हो, परफेक्ट नंबर हो, प्राइम नंबर हो, ये सारे प्रोग्राम्स को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे हमारे प्रैक्टिकल ड्रिवन में पाइथन के अंदर। मतलब ये सारे पॉइंट्स होने के बाद हम प्रोग्राम जो इंटरव्यूज में जो पूछे जाते हैं वो प्रोग्राम्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। उसके बाद फिर हम जंप करेंगे डेटा एनालिटिक्स पे, कि एक बार जब हमारा कोर पाइथन कवर हो जाएगा, जब हम पाइथन के साथ फैमिलियर हो जाएंगे, पाइथन में कोड कैसा करना है, पाइथन वर्क कैसा होता है, जब हमारे ये पूरा अच्छे से हमारा इस पे हैंड्स ऑन हो जाएगा, उसके बाद हम जंप करेंगे डेटा एनालिटिक्स। अगर मैं टर्म्स में बोलूं तो हमारे पास डेटा होता है, डेटा सोर्सेस में, चाहे वो डेटाबेसेस में हो, माई सिक्वल डेटाबेस हो, सिक्वल डेटाबेस हो, या जेसन डेटा हो, एक्सेल डेटा हो, सीएसवी फाइल हो, फायरबेस हो, या किसी क्लाउड पे डेटा हो, तो कोई भी डेटा को कलेक्ट करके उस पर एनालिसिस कैसा करेंगे और उससे रिजल्ट या पैटर्न कैसा फाइंड आउट करेंगे, ये इंटायर प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। मतलब स्टार्ट फ्रॉम द डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट करेंगे फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, उसको प्रोसेस करेंगे और जो रिक्वायर्ड ऑपरेशन हमको करना है, जो हमको बिजनेस यूज केस है, जो हमको बताया गया है कि हमको ये अंदर से आउटपुट चाहिए, वो आउटपुट को किस तरीके से इजी वे में हम हमारे स्टेक होल्डर्स, चाहे मैनेजर हो, सीटीओ हो कंपनी का, सीएफओ हो, उनको किस तरीके से वो दे ताकि उनको बिजनेस डिसीजन में हेल्प मिल सके, वो सारी चीजें हम हमारे डेटा एनालिटिक्स में कवर करेंगे। तो डेटा एनालिटिक्स का सिलेबस रहेगा, उसमें क्या कवर करेंगे हम, उसमें इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे, प्रोजेक्ट का फ्लो समझेंगे कि डेटा एनालिटिक्स कैसा वर्क होता है, डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट में क्या क्या पाइपलाइंस होती है, क्या क्या एक फ्रेमवर्क हमको फॉलो करना होता है वो समझेंगे। टूल्स कौन कौन से अवेलेबल है डेटा एनालिटिक्स के लिए, कौन कौन से फ्री टूल्स अवेलेबल है, कौन कौन से पेड टूल्स अवेलेबल है वो देखेंगे। डेटा सोर्सेज को समझेंगे, मतलब आपको अगर एनालिटिक्स करना है तो डेटा चाहिए, डेटा कहाँ पे रहेगा, किसी ना किसी डेटाबेस में रहेगा, या किसी ना किसी फाइल में रहेगा, या किसी ना किसी एक्सेल शीट में रहेगा, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा सेट कौन कौन से होते हैं, डेटा सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, हम उसमें से डेटा कैसा कलेक्ट कर सकते हैं, उस पर कैसा हम एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा को वैलिडेट कैसा करेंगे,
डेटा को स्टैंडर्ड, डेटा की जो क्वालिटी है उसको कैसा बढ़ाएंगे, उससे रिजल्ट्स कैसा जनरेट करेंगे, उसको विजुअलाइजेशन कैसा देंगे, कौन से टाइम पे कौन सा विजुअलाइजेशन देना है। अब विजुअलाइजेशन में भी बहुत सारे टाइप के विजुअलाइजेशन होते हैं, बार चार्ट होता है, लाइन बार होता है, स्कैटर प्लॉट होता है, आपके पास बहुत सारे पाई चार्ट होता है, बहुत सारे विजुअलाइजेशन होते हैं। तो कब कौन सा विजुअलाइजेशन को यूज करना चाहिए ताकि स्टेक होल्डर्स को या मैनेजर्स या मैनेजमेंट टीम को वो देखते ही समझ में आना चाहिए कि क्या इसका रिजल्ट है। रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे किसी डेटा को एनालिसिस करके, ये सारे पॉइंट्स हम हमारे एनालिटिक्स के डेटा एनालिटिक्स के हमारे कोर्स में कवर करेंगे। ओके, और इन सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम जो बेस लाइब्रेरी यूज करेंगे वो रहेगा numpy, pandas और matplotlib। numpy का बेसिकली हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए करेंगे, pandas पे डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए करेंगे, हम करेंगे हमारा डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, और एक लाइब्रेरी का यूज करेंगे सीबॉर्न का, जिसका हम विजुअलाइजेशन के लिए ही यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हम हमारे डेटा एनालिटिक्स पे कवर अप करेंगे। और जो भी यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज करने वाले हैं, जो कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, तो अगर आप किसी भी जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे जाओगे तो अगर वहां देखोगे तो किसी भी डेटा एनालिटिक्स जॉब के लिए आपको यही टर्मिनोलॉजीज दिखेंगे कि आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आना चाहिए, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग आना चाहिए। तो वो सारे कंसेप्ट क्या है हम यहाँ पे हमारे कवर अप करेंगे। ओके, और हमारा जो कोर्स का जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिकल ड्रिवन अप्रोच। हम फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे स्किल्स इंप्रूवमेंट पे देंगे, सेकेंडरी रहेगा हमारा जॉब का। पहले हम देखेंगे कि हम हमारे स्किल्स किस तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छे से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके सॉल्व करेंगे, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो समझेंगे, हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और हमारी टेक्निकल स्किल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पहले हम प्राइमरी जो हमारा फोकस रहेगा इस कोर्स के ड्यूरेशन में, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करना बाय प्रोवाइडिंग मैक्सिमम प्रैक्टिकल ड्रिवन प्रॉब्लम्स आपको देना, वो हमारा मेन मोटिव रहेगा। और सेकंडरी रहेगा कि जॉब में हम आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से पुश कर सकते हैं। ओके, तो ये रहेगा। तो जब कोर्स खत्म होगा तो आपको सीखने मिलेगा, पहले तो आप पाइथन कवर करोगे, पाइथन का बेसिक से लेके पाइथन में बेसिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड कंसेप्ट को आप सीखोगे। उसके बाद आप सीखोगे कि आप किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो। अगर आपके पास एक डेटा है तो आप उसको कैसा एनालाइज करोगे, अगर आपके पास 100 डेटा है तो आप कैसा एनालाइज करोगे, थाउजेंड्स में डेटा है तो कैसा एनालाइज करोगे, लैक्स या मिलियंस या बिलियंस में भी अगर आपके पास डेटा है। तो हम इस कोर्स के बाद आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि आप एक छोटे से लेकर एक बड़े डेटा को किस तरीके से पाइथन के अंदर उसको एनालिसिस कर सकते हो और उसका रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। तो हम आप ये मतलब कोर्स एंड होने के बाद ये पार्ट आप क्या करोगे, सीखोगे। ओके, फ्रॉम बिगनिंग एकदम एक छोटा सिंगल डेटा से लेके मिलियंस ऑफ डेटा तक का आप डेटा क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। तो इस कोर्स के एंड में ये हो जाएगा। उसके बाद हमने जो भी टेक्निकल स्किल जो भी हम यहाँ पे सीखेंगे, तो डेटा इस टॉपिक इंडेक्स में ये जो सारे पॉइंट्स इनका यूज करेंगे हम हमारे प्रोजेक्ट, जो कि हमारे लाइव प्रोजेक्ट रहेंगे, जिसमें हम सेल्स का डेटा सेट रहेगा एक हमारे, वो डेटा सेट को एनालाइज करके हम क्या करेंगे, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, देखेंगे कि किसका सेल सबसे ज्यादा है, कौन से रीजन में कौन सा मैनेजर सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेन करके दे रहा है कंपनी को। तो उस तरीके का सेल्स डेटा एनालिसिस में हम एक डेटा सेट को एनालाइज करेंगे और उससे रिजल्ट निकाल के उसको विजुअलाइज करके हम स्टेक होल्डर्स को बताएंगे। इसमें पता करेंगे कि टॉप 3 प्रॉफिट गेनर कौन से एम्प्लॉइज है हमारे, किसने सेल्स ज्यादा किया है, वो सारी चीजों को हम कवर अप करेंगे हमारे सेल्स डेटा एनालिसिस में। स्टॉक मार्केट डेटा एनालिसिस जो सेकंड प्रोजेक्ट रहेगा, इसमें हम रियल टाइम स्टॉक का डेटा लेंगे, 10 years का डेटा, जो भी स्टॉक मार्केट में एनएससी या बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनीज लिस्टेड है, वो कंपनीज का पास्ट का डेटा एनालिसिस करेंगे और दिखाएंगे कि वो कंपनी में का मिनिमम कितना था, मैक्सिमम कितना है, वो कंपनी आगे चल के क्या ट्रेंड दिखा सकती है, उनके फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। ये सारा प्रोग्रामेटिकली हम करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कंपनी का ट्रेंड पॉजिटिव है या निगेटिव है, कंपनी डाउन ट्रेंड में चढ़ी है या अपवर्ड ट्रेंड में चढ़ रही है, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो सारी चीजें देखेंगे। कितना करने के बाद सकता है, कितने टाइम फ्रेम में मिल सकता है, वो चीजों को हम एनालिसिस करेंगे हमारे सेकंड प्रोजेक्ट में। थर्ड प्रोजेक्ट रहेगा जो कि कोरोना वायरस डेटा एनालिसिस करेगा, क्योंकि ये अभी का लेटेस्ट टॉपिक है देखा जाए तो मार्केट में कोरोना वायरस का। इसका रियल टाइम का डेटा हम फेच करेंगे एक ऑथोराइज डेटा सोर्स से, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट हो, इंडिया की वेबसाइट से उससे डेटा लेंगे
और उसको एनालिसिस करके हम विजुअलाइज करके बताएंगे कि कौन से सिटीज में, कौन से एरियाज में डेटा कितने कोरोना वायरस के पेशेंट रिकवर हुए हैं, उनका रेशो क्या है, वो चीजों को हम क्या करेंगे, खुद से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल ड्रिवन आपका अप्रोच और भी स्ट्रांग होगा और आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। तो हमारा मेन टारगेट रहेगा कि इन 3 प्रोजेक्ट में हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, ताकि इंटरव्यू में जब हम बताएंगे तो हमारे पास प्रैक्टिकल ड्रिवन रहेगा। हम सिर्फ थ्योरेटिकल लेवल पे बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल ड्रिवन पे बात करेंगे। तो ये हमारे लिए प्लस रहेगा। ये सारी चीजें होने के बाद एक बोनस लेक्चर आपको टैबलू टूल पे रहेगा। टैबलू बेसिकली एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है और एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल, जिसमें आप डेटा को एनालाइज करके विजुअलाइज करा सकते हो इजी वे में। और ये टूल का यूज मैक्सिमम जो एनालिटिक्स की टीम होती है वो यूज करती है। तो आपको इस पे हम प्रोजेक्ट को कवर करेंगे। मतलब ये जो 3 प्रोजेक्ट है, ये 3 प्रोजेक्ट में से कोई एक प्रोजेक्ट को हम टैबलू के थ्रू भी क्या करेंगे, कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट मिलेगा। तो आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा कि आप टैबलू या पावर बीआई जैसे टूल में भी बाद में इसको कन्वर्ट करके आप उसको यूज कर सकते हो। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। किसी को कुछ डाउट्स रहेंगे तो फिर मुझे बताओ, मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने के लिए। ओके, चैट पे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछे, हाँ, आसिम सर यू कैन चेक इट आउट। यस यस यस, सो फर्स्टली तो रेडमी नाम है कुछ, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा। डायबेटिक्स डोमेन में, मतलब इसका अगर आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो किस डोमेन में बोल रहे हो तो मुझे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। रेडमी। हेलो, सो एक्चुअली आई एम विशाखा। तो मेरा वो क्वेश्चन था रिलेटेड टू व्हीकल डायग्नोस्टिक्स। सो बेसिकली आई वर्क इन ऑटोमोटिव डोमेन, तो वहाँ पे वी हैव दिस डायग्नोस्टिक्स एप्लीकेशंस. So basically we try to communicate with the you might be familiar with the braking systems or the cameras or such kind of things which are present on the vehicle. So we try to get the data from the real-time data from those Devices. what to say devices. Yeah, those devices, and then we try to process it and make the vehicle DTC free. Like this is the basic thing. So my question was, I was working on an application which was purely based on C and C++. So is it possible to develop such applications via Python or like? एब्सोल्युटली पाइथन। जबकि अगर आप हार्डवेयर रिलेटेड अगर आप बात करते हो तो हार्डवेयर रिलेटेड जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग, जैसे कि अगर आप कंट्रोलर्स का अगर थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड पता होगा, जैसा कि पीएसपी होता है, आर्डिनो होता है या रास्पबेरी पाई होता है, तो रास्पबेरी पाई के लिए रास्पबेरी पाई एक स्टैंडर्ड, मतलब एक कंट्रोलर हम इसको बोलेंगे, जो कि एक मिनी कंप्यूटर के जैसा वर्क होता है। तो अगर आप रास्पबेरी पाई जैसा कंट्रोलर यूज करते हो तो आपको वहाँ पे प्रेफर्ड किया जाता है कि आप पाइथन यूज करो, क्योंकि पाइथन में इतने लाइब्रेरीज अवेलेबल है। अगर अभी हमारे कंपनीज में हमने ड्रोन बनाए हुए हैं तो ड्रोन में पूरा हमने जो है AI वो आपकी इमेज कैप्चर करके आपको बताता है कि अंदर, मतलब एक AI बेस्ड सिस्टम को इंटीग्रेट किया है पूरा रास्पबेरी पाई के थ्रू। तो वो पूरा पाइथन में, प्योरली पाइथन में किया है हमने, और बहुत ही मिनिमम लाइन ऑफ कोड में हमने उसको कंप्लीट किया है, बहुत ही आसानी के साथ उसको कंप्लीट किया है, क्योंकि पाइथन में बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज अवेलेबल है। अगर आपको कैमरा रिलेटेड काम करना है तो मोशन बोल के एक लाइब्रेरी अवेलेबल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के कोड में आपका कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। सिर्फ एक लाइन के कोड में, मोशन में कैमरा एक्टिवेट होता है। आपको कैमरा का व्यू देख के आपको जो भी उस पे AI अप्लाई करना है आप उस पे कर सकते हो। तो स्ट्रांगली मैं बोलूंगा कि जब आप AI रिलेटेड या अभी अगर इसमें अगर आप ऑटोमेटिक अगर किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो कुछ चीजों को, तो उसके लिए आपके लिए पाइथन बहुत बेस्ट अप्रोच रहेगा। आप यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप रास्पबेरी पाई को इंस्टॉल कर, आप रास्पबेरी पाई अगर यूज करते हो और उसमें अगर कोई भी अगर आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू इंस्टॉल करते हो लिनक्स बेस्ड की, तो पाइथन आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है अंदर। आपको पाइथन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद, उनको कंपनी को खुद इतना पता है कि पाइथन बहुत इसके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी, तो उसके लिए आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। पाइथन का जो बेसिक ग्राउंड होता है वो ऑलरेडी इंस्टॉल करके देते हैं आपको, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बेस्ट रहेगा उसके लिए।
Okay, I got your answer, like because वो लोग अभी start किए, like they are using to create the simulation environment. They have started using Raspberry Pi and all these applications, but in core, the like North American, in the North American market, basically this application was very famous and they were still using C++. So that was my like question. Like they are not yet moving on these things. Yeah. क्योंकि कैसा होता है मालूम क्या, अभी जैसे कि हमारी भी कंपनी में हम जो काम करते हैं तो हम लोग के भी काफ़ी एक लंबे समय से 5 साल से 10 साल से जो है कि प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, तो उन्होंने स्टार्ट से शुरुआत से पाइथन 2 का वहाँ पे यूज़ किया है। तो अभी मेरी कंपनी में पाइथन 2 से 3 में अब तक हमने मतलब अभी तक हम शिफ्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेस हो जा रहे हैं, और अगर अभी हमारा पूरा डेवलपमेंट टाइम रुक जाएगा, एक नई टीम को हायर करके पूरा उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो वो कंपनीज के लिए कॉस्ट ड्रिवन अप्रोच भी होते हैं, कुछ वो पैरामीटर के हिसाब से वो लोग वर्क करते हैं। बट अभी कंपनी शिफ्ट हो रही है, स्विच कर रही है आसानी से। तो बिकॉज चांसेस है कि आप देखोगे नेक्स्ट 2-3 इयर्स में आपको दिखेगा कि कंपनीज जो आपके जो एग्जिस्टिंग सी सी प्लस प्लस के कोड है उसको कन्वर्ट करेंगे पाइथन में और उसको यूज करना चालू करेंगे। क्योंकि एग्जैक्टली रास्पबेरी पाई पे सी सी प्लस प्लस का सपोर्ट अगर आप परफॉर्मेंस चेक करोगे ना तो आपको काफी अच्छा दिखेगा पाइथन का। मतलब जो एआई रिलेटेड टास्क होते हैं ना, आप सी सी प्लस प्लस में करना पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी इमेज को रिकॉग्नाइज करके उसमें का फॉल्ट डिटेक्ट कर सको, वो पॉसिबल ही नहीं है सी में। सी प्लस प्लस में भी पॉसिबल नहीं है। जावा में बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ेगा, उतने कोड मतलब आपको 1000 लाइन का कोड जो लिखना पड़ेगा जावा में वो आप सिर्फ 10 लाइन में आप कर सकते हो पाइथन में। इतना Okay. ड्रास्टिकली चेंज है कोड, लाइंस ऑफ कोड में। तो फिर इसलिए आपको दिखेगा कि अभी अभी आप देख रहे होगे टीवी पे एड्स भी कुछ आते हैं कि अगर आपकी कार को कुछ डैमेज हो गया है तो अगर आप सिर्फ उसका वीडियो क्लिप निकाल के कंपनी को भेजोगे बैंक को, तो बैंक आपका इंश्योरेंस उसका क्लेम कर देती है विद इन सेकंड्स में आपको अगर टीम में। तो वो सारा पॉसिबल हो रहा है एआई के थ्रू, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो और उसके लिए परफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारा पाइथन। तो ये सारी चीजें अभी आगे चल के जितना डिजिटली ग्रो करेंगे उतना पाइथन का ग्रोथ होता ही रहेगा और कंपनीज कन्वर्ट करते ही रहेगी। इवन मतलब इसमें ऐड करना चाहूँगा लाइक इवन अपना स्टॉक मार्केट जो है, सो उनका भी बैक एंड कोडिंग आई थिंक सो इट्स ऑल डन इन सी सी प्लस प्लस। तो अभी वो इतने सालों से उसमें है, तो दैट इज द रीजन कि वो उसको चेंज नहीं कर पा रहे। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे वुड आल्सो ट्राई टू शिफ्ट इट टू दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। Yeah. So basically I observed also one thing, like I just switched on to MATLAB, MATLAB technology. So वहाँ पे भी like we have to install some Python 3.7 version as a supporting what you say exe, and then we are able to work on it. So actually मुझे ये connection समझ में नहीं आया, but maybe we can उनकी have a offline लाइब्रेरीज discussion. रहेंगे, आई थिंक Yeah. उनकी अगर लाइब्रेरीज रहेंगे। सिंपल टर्म्स में अगर देखें ना तो मैटलैब में आप इमेज प्रोसेसिंग रिलेटेड काम के लिए आप बहुत ब्रॉडली यूज करते हो मैटलैब को। हाँ. लेकिन मैटलैब को अगर कोई एक स्मॉल स्केल कंपनी अगर यूज करना चाहेगी ना तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। मैटलैब आई थिंक 1.5 लाख रुपए का कुछ तो भी टूल है, अगर आप उसको लाइसेंस वर्जन लेते ना 1.5 लाख के प्लस है, 1.5 लाख के प्लस है। तो एक स्मॉल स्केल कंपनी में अगर 10 मैटलैब के डेवलपर बैठे हैं तो वो 10 लाख मतलब उतना पैसा इन्वेस्ट करना उनके लिए थोड़ा सा पॉकेट साइज के बाहर हो जाता है। तो इस Okay. वजह से वो अफोर्ड नहीं करते। इस वजह से भी कंपनीज अभी जो मैटलैब के भी प्रोजेक्ट्स है ना, वो भी इमेज प्रोसेसिंग के जो प्रोजेक्ट्स है वो पूरे शिफ्ट होते हैं पाइथन में। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इमेज प्रोसेसिंग के टास्क करना है ना तो पाइथन में इतने लाइब्रेरीज आपके पास अवेलेबल है। चाहे सिंपल सी अगर ओपन सीवी लाइब्रेरी है, जैसे मैं नाम बाद में बता दूंगा, ओपन सीवी लाइब्रेरी है आपके पास, पाईटॉर्च लाइब्रेरी है, टेंसरफ्लो लाइब्रेरी है। जस्ट 10 लाइन के कोड में आप प्री प्रोसेसिंग जैसे रिलेटेड टास्क आप पाइथन के कोड में कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल वे में पाइथन अभी उस लेवल पे काम कर रहा है। तो Okay. मैटलैब से भी बहुत सारे लोग स्विच हो रहे हैं इधर। वो भी एक चीज आपके लिए एक एड ऑन चीज रहेगी। Okay. Thank you. हाँ, Yeah. So any more questions? आप और पूछ जो सकते लाइब्रेरीज का एक क्वेश्चन था कि लाइब्रेरीज डिफरेंटली इंस्टॉल करते, Yes. तो लाइब्रेरीज को डिफरेंटली इंस्टॉल करना पड़ेगा। और पाइथन की लाइब्रेरी सिर्फ इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ एक लाइन का ही कोड होता है। आपको सिर्फ एक पिप इंस्टॉल, जो भी लाइब्रेरी का नाम आपको इंस्टॉल करना है सिर्फ आपको नाम देना पड़ता है, तो आपका लाइब्रेरी इजी वे से इंस्टॉल हो जाता है। मतलब पाइथन का इंस्टॉलेशन
सबसे इजी टास्क है, सबसे इजी टास्क कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट क्लिक 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 पे इंस्टॉलेशन है। और अगर कोई लाइब्रेरी आपको लग रही है, चाहे आप डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, कोई भी बड़े लेवल की भी लाइब्रेरीज कर रहे हो ना, तो सिर्फ 1 लाइन के कोड में आपकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाती है। तो उसके लिए आपको कुछ ज्यादा हेडेक नहीं है लाइब्रेरीज के लिए। Okay. 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 So any more questions? So आप पूछ सकते हो। आसिफ से यू कैन कंटिन्यू, मतलब आपका अगर कहीं पे कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर चुके हैं मोस्ट ऑफ द पॉइंट। अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ आपके डाउट्स मुझे शेयर करो, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं, किसी को कुछ यस। डाउट होगा। सो आसिम सर, अगर आप एक एग्जांपल अगर आप दिखा सकोगे कि मतलब सी प्लस प्लस का कोडिंग कितना होता है, और एक्चुअल पाइथन में एक अगर स्मॉल छोटा सा एक कोड दिखा सकोगे उनको, एक्चुअल हाँ में पता चले इंटरफेस कैसे होता है, तो ओके चलेगा। आता है। मीनवाइल अगर किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, यू कैन ड्रॉप योर मैसेज, और आप अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बाय रेजिंग योर हैंड। चैट में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके सो जो लोग सी प्लस प्लस या जावा के बैकग्राउंड से, तो उनका रहेगा कि अगर उनको सिर्फ मैसेज एक प्रिंट करना है, अगर फॉर एग्जांपल अगर उनको एक हेलो मैसेज प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो उनको 4-5 लाइन का कोड लिखना पड़ता है कि आपको हेडर फाइल्स इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि आप सी प्लस प्लस में कुछ इस तरीके से स्टैंडर्ड करते हो, फिर इस तरीके से कोनियो डॉट करते हो। सिंपल से हेलो मैसेज को प्रिंट करने के लिए आपको इतने लाइन का कोड यहाँ पे लिखना पड़ता है। पहले गेट सी एच होता है, फिर ये सारे लाइन का कोड होता है। बट पाइथन का अगर आप कोड देखोगे तो पाइथन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक लाइन में, सिर्फ अगर आपको जो टास्क परफॉर्म करना है, सिर्फ वही टास्क आप क्या करना पड़ता है, आपको लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट इसको रन किया, जस्ट इतने ही कोड को, तो अगर आप देखोगे नीचे यहाँ पे आपको आउटपुट शो हो रहा होगा। तो मतलब जो कोड आपको सी प्लस प्लस में भी सेम होता है एग्जैक्टली, खाली यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस आता है और आप इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। बट पाइथन में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 1 लाइन में हो जाता है। जावा में तो और थोड़ा मुश्किल होता है कि आपको क्लास बनाना पड़ता है, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखना होता है, एक लंबे लाइंस के कोड लिखने पड़ते हैं। बट पाइथन में क्या होता है कि आप पाइथन में सिंपली जस्ट 1 लाइन के कोड में क्या करते हो कि आपके पास परफॉर्म करते हो। तो ये पाइथन का एक आसान वे है। उसके बाद अभी जैसा कि कुछ एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई आईटी बैकग्राउंड से होगे तो उनको पता रहेगा कि रेस्ट एपीआई एंड ऑल क्या होता है, क्योंकि डेटा मल्टीपल डेटा सोर्सेज पे होता है। तो हमको अगर डेटा फेच करना है तो रेस्ट एपीआई के थ्रू भी हम एक फॉर्म होता है कि डेटा हम कलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे होगे ये एक लिंक है यहाँ पे, और मैं ये लिंक को जब रिफ्रेश कर रहा हूँ, लोड कर रहा हूँ, तो ये रिफ्रेश करने के बाद मुझे कुछ डेटा आ रहा है। ये एक बहुत बेसिक 3 डेटा ही है इसमें। तो डेटा है, अगर ये डेटा को मेरे को पाइथन में एक्सेस करना है तो जस्ट 5 लाइंस ऑफ कोड आपको क्या करता है, जस्ट इतने लाइन का कोड अगर आप लिखोगे तो आपको वो कोड क्या हो जाएगा है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो और आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने उसको लिंक को मेंशन किया हुआ है। जस्ट इतने लाइन में आपने उसको कॉल किया, डेटा को लिया। और अगर आप यहाँ देख रहे होगे तो डेटा आपको जो है कि कुछ फॉर्मेट आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा फेमिलियरिटीज नहीं होगी आपको। ये एक जेसन फॉर्मेट का डेटा है। तो ये जेसन फॉर्मेट के डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं रिलेशनल डेटाबेस में, और उसको आसानी के साथ उसके साथ क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो जस्ट 4-5 लाइन के कोड में आप क्या कर रहे हो कि जो आपका एक एपीआई का डेटा है उसको कन्वर्ट करके आप उसको रिलेशनल डेटाबेस में कन्वर्ट कर रहे हो, ताकि आप उस पर ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर सको और इससे कुछ ना कुछ रिजल्ट जनरेट कर सको। फिर आपको अगर फायरबेस का डेटा एक्सेस करना है, लेट सपोज अगर आपका अकाउंट है, एक फायरबेस पे आपका डेटा है कुछ रियल टाइम, फायरबेस एक रियल टाइम डेटा स्टोरेज है। तो अगर फायरबेस पे अगर आपका डेटा स्टोर है कुछ, समझो मेरा यहाँ पे एक डेटा स्टोरेज मैंने आपको डेमो के लिए बनाया था, तो यहाँ पे एक डेटा स्टोरेज बनाया हुआ है जिसमें कुछ बेसिक डिटेल्स ऐड है। अगर मुझे ये डेटा एक्सेस करना है तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लाइन के कोड में मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथन के कोड से इसको कॉल कर सकता हूँ।
जस्ट यहाँ पे 3 लाइन का कोड लिखा है, मैंने सिर्फ एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है फायरबेस की और उसको बताया है कि मुझे कौन से लिंक का डेटा चाहिए और वो डेटा में से मैंने डेटा को फेच किया और जस्ट उसको मैंने मेरा यहाँ पे कन्वर्ट किया नॉर्मली और उसके साथ मैं वर्क कर सकता हूँ। मतलब अगर आपका डेटा किसी भी डेटा सोर्स पे अवेलेबल है, चाहे वो SQL डेटाबेसेस हो, MySQL डेटाबेस हो, AWS का क्लाउड हो, Azure का क्लाउड हो या GoDaddy प्लेटफॉर्म हो, तो कोई भी प्लेटफॉर्म से आप क्या कर सकते हो, आपका डेटा मिनिमम लाइन ऑफ कोड में क्या कर सकते हो, पेज कर सकते हो और उस पर आपके रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करके आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हो। तो ये हमारे लिए काफ़ी एडवांटेज रहता है पाइथन में। सेल्स डेटा एनालिसिस, सेल्स डेटा में क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आया है कि हेलो सर गिव अस द एग्जांपल ऑफ सेल्स डेटा एनालिसिस। सेल्स डेटा में हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी कंपनी का जैसे कि फॉर एग्जांपल डीमार्ट का डेटा सेट है, ओके, तो डीमार्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट 2 बार सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, मतलब कोई किसी ने एक प्रोडक्ट लिया है तो कौन सा प्रोडक्ट उसने फ्रिक्वेंटली उसके साथ लिया है, कौन से डीमार्ट के लोकेशन पे सबसे ज्यादा सेल्स हो रहा है प्रोडक्ट का, कौन सा वहाँ का जो कैश काउंटर पे जो पर्सन है, कौन से पर्सन के हाथ से सबसे ज्यादा बिल जनरेट हुआ है, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। मतलब ये बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, डेटा एनालिसिस कर सकते हो। और कोई प्रोडक्ट है जो सेल ही नहीं हो रहा है, लास्ट कुछ दिनों से आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है और सेल नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसका जो नेक्स्ट टाइम पे जब उसको ऑर्डर करोगे तो ट्राई करोगे कि उसकी फ्रिक्वेंसी कम रहे, ऐसा प्रोडक्ट ज्यादा ऑर्डर करोगे कि जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल्स हो रहा है। अगर जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसके अगर आप 1 रुपए का भी मार्जिन अगर आप बढ़ा देते हो, 1 रुपीज का भी, तो आपके सेल्स में इंक्रीमेंट हो सकता है कि ये डेली यूज में प्रोडक्ट है तो कस्टमर आएंगे तो वो प्रोडक्ट लेंगे ही। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप डिसीजंस ले सकते हो डेटा को एनालाइज करके, कौन से प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हो रही है, कौन से 2 प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, कौन सा हमारा क्लाइंट या मैनेजर सबसे ज्यादा सेल्स करके दे रहा है, कौन सबसे ज्यादा प्रॉफिट रिकवर करके दे रहा है हमको। ये सारी चीजें भी हम क्या कर सकते हैं, सेल्स के डेटा में एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे प्रोडक्ट का डेटा हो या परफॉर्मेंस का डेटा हो, वो दोनों भी हम अंदर कर सकते हैं। किसी को और कुछ डाउट? और कुछ? किसी को कुछ डाउट रहेगा? यस, हमारे पास और 10 मिनट है, वी कैन से। देखो हमारे इस कोर्स का जो सिलेबस, हाँ किसी, देखो हमारे जो इस कोर्स का जो मेन मोटिव है वो ये है कि कम से कम कॉस्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल ड्रिवन अप्रोच की चीज़ें हम आपको सिखाएं, कम टाइम फ्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्टिविटी के काम आपसे करवा के लिए और आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें हम। हमारा प्राइमरी टास्क जो इस पूरे इंटायर कोर्स का रहेगा वो रहेगा आपकी किस तरीके से हम स्किल्स इंप्रूवमेंट में, डेवलपमेंट में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से आपके प्रॉब्लम्स को, जो आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व करके आपको अच्छे से गाइड कर सके, ये हमारा मेन मोटिव है। यू कैन आस्क फ्रीली, तो दैट आपको जितना भी है आप पूछ सकते हो। अगर जो सभी को अगर समझ में आया होगा अब तक जो बताया तो एक जस्ट रिएक्ट करके भी आप बता सकते हो कि सबको कुछ समझ में आ गया। कोर्स का ड्यूरेशन और जो टाइम रहेगा डेली सेशन वो आपको हमारी टीम कांटेक्ट करके आपको बता देगी पूरा, जो भी उसके रिलेटेड रहेगा। और कुछ डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है? मीनवाइल आई एम जस्ट ड्रॉपिंग अ फीडबैक फॉर्म
so that ये fill up करके रखो. Even the point of contact जहाँ से आपको ये मैसेज और ये जो भी मैसेज आया है या जो भी कॉल आया है, so they will also get back to you, और वो भी आपको पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में अपडेट करेंगे. बट स्टिल दिस पर्टिकुलर फीडबैक फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे लगा है. सो एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली फिल अप दिस पर्टिकुलर फीडबैक फॉर्म. तो और कोई, किसी को कोई डाउट्स, एनीथिंग एल्स? तो अगर नहीं होगा देन लाइक वी कैन कंक्लूड दिस पर्टिकुलर सेशन. हाँ, इसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप कोर्स करोगे, तो कोर्स कंप्लीशन का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा श्योरली. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो कि अभी इस लॉकडाउन का सबसे बेस्ट एडवांटेज आप यही उठा सकते हो कि कोर्स कंप्लीट करके आपके स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो. और अगर आपकी स्किल्स रहेगी तो आपको जॉब आसानी से मिलेगी, तो वो एक पॉइंट रहेगा. तो मेन फोकस दो आपके स्किल सेट पे, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा. ओके. सर्टिफिकेट हेल्प नहीं करेगा, बट आपके जो स्किल सेट रहेंगे, हमारा मेन जो प्राइमरी जो फोकस रहेगा वो आपके स्किल सेट पे रहेगा. देखो, अगर आपके पास स्किल सेट रहेगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा. मतलब जब आप इंटरव्यू को डील करने के लिए जाओगे या इंटरव्यूअर के सामने जाओगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आपका कॉन्फिडेंस, कि आप कॉन्फिडेंस से किस तरीके से वहाँ पे बात कर रहे हो, किस तरीके से आप उसके आंसर्स को सॉल्व कर रहे हो. तो वो एटीट्यूड आने के लिए, वो कॉन्फिडेंस आने के लिए आपके पास सबसे पहली जो चीज़ होती है वो रहता है स्किल सेट. अगर आपके पास स्किल सेट है तभी आप कॉन्फिडेंटली वहाँ जाके आंसर कर सकते हो, कॉन्फिडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनको बता सकते हो. तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो प्राइमरी फोकस आप लोग सब स्किल सेट पर दो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो हमारा मेन कंसर्न वही रहेगा कि हम आपके स्किल्स इम्प्रूवमेंट पे ही ज़्यादातर काम करेंगे. और जिस तरीके से मैंने आपको डेटा एनालिटिक्स के रिलेटेड जो सिलेबस बताया है, तो अगर आप naukri.com, फ्रेशर्स वर्ल्ड, किसी भी तरीके के अगर जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे जाओगे, तो उनकी जो इंटरव्यू की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो उनको कैंडिडेट से जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपको यही दिखेंगे कि वो आपको वहाँ पे यही टर्मिनोलॉजीज का यूज़ किया हुआ रहता है कि कैंडिडेट को डेटा कलेक्शन आना चाहिए, उसको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस आना चाहिए, उसको डेटा क्लीनिंग आना चाहिए, उसको डेटा वैलिडेशन आना चाहिए, उसको डेटा प्रोफाइलिंग आना चाहिए. तो ये पॉइंट्स हमने पूरे ध्यान में रखते हुए ही हमने हमारा कोर्स को डिज़ाइन किया है, जिससे आपको प्राइमरी चीज़ आपकी स्किल सेट इम्प्रूव हो. सेकंड चीज़, यही स्किल्स आपको आपके जॉब के लिए डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करे. ये हमारा कंसर्न है. एग्जैक्टली. सो और किसी को कुछ, any more clarity required, you can ask. So just to add couple of points into this particular session, like हम ये भी ट्राई करने वाले हैं कि कोई स्पेसिफिक गेस्ट लेक्चर्स भी हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं ड्यूरिंग द सेशन, wherein like the senior most person in this particular industry and specifically into this particular sector like data analytics पे कुछ ऐसे senior members है, so we will try to get them on the in the session. तो उनका भी हम कुछ एक गेस्ट लेक्चर्स भी रखेंगे, सो दैट यू वुड गेट द एक्चुअल बैकग्राउंड सिनेरियो ऑफ कि अभी मार्केट में रिक्वायरमेंट कैसी है और व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे एक्सपेक्ट फ्रॉम इंटरव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू. सो उसके अकॉर्डिंगली हम करने वाले. एंड ओके, देयर इज वन क्वेश्चन सेइंग दैट वर्किंग प्रोफेशनल्स आर एनरोल्ड इन फर्स्ट बैच दैट इज करंटली okay. So what we can do is इसके अलावा we are also going to try to connect with maximum industries, so that even after completion of this particular course we will try and see कि उनकी तरफ से भी job opportunities के लिए helpful कैसे हो सकता है. So that is our main motive, because even everyone know that कि
ये कोरोना वायरस की वजह से नाउ एवरी इंडस्ट्री, एवरी कंपनी इज ट्राइंग टू कीप ओनली द स्किल्ड एम्प्लॉयज बेसिकली. सो अभी बहुत से कॉस्ट कटिंग हो रहे हैं. Every company is trying to minimalize basically their employees, so that employee strength are also going to be converted into like जो specifically स्किल्ड है, जिनको पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में और वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो अच्छे से वो हैंड्स ऑन कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी गेटिंग good more opportunities and frequent opportunities compared to any other candidates. So उसके ऊपर we are trying to keep the whole syllabus into an practical approach, जिससे कि आपको completely hands on हो वो particular technology के ऊपर. There's one question regarding what will be the fee structure of this course. So regarding the fee structure, obviously we are doing this with a social cost. So whatever the industry requirement is there, we are going to minimalize it into like बहुत कम फीस स्ट्रक्चर रहेगी. एंड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फीस एंड एनी अदर कंसर्न्स, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थ्रू विच यू हैव बीन अप्रोच्ड, so they will be getting back to you with the complete detail about the whole course. So that is going to be there, and for that only we would require your feedback form. So उसमें हमने कुछ टाइमिंग्स का भी हमने मेंशन किया है. देयर आर सम वर्किंग प्रोफेशनल्स एज वेल, सो उनके लिए भी हम कुछ बैचेस डिवाइड करने वाले हैं. एंड जस्ट टू इन्फॉर्म यू, लाइक हमारा ऑलरेडी एक बैच रनिंग में है फॉर पाइथन. सो पाइथन का हमारा ऑलरेडी एक बैच वर्किंग है, एंड वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स सो दैट हम कंटिन्यूअसली ये पर्टिकुलर चीज़ों को आप तक पहुंचा सके, एंड वी कैन गिव वॉट एवर द बेस्ट वी कैन इन अ मिनिमलिस्टिक कॉस्ट. तो ये सोशल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली है, तो इसका कॉस्टिंग डेफिनेटली बहुत कम होने वाला है. बट व्हाट एग्जैक्टली द होल सिलेबस इज एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन, उसका टाइम क्या होगा, सर्टिफिकेशन कैसे होने वाला है, what kind of guest lectures are going to be there, breakdown sessions भी इसमें होने वाले हैं. So ये particular complete scenario about the whole course will be provided to you by the respective point of contact who has approached to you. So they will be getting back to you, and just in case आपको कुछ doubts हो गए, तो even after the session you can connect back to them. So आप उनको भी पूछ सकते हो. उनके पास से जो भी questions queries आएंगे, they will be coming back to us, and we will try to resolve it or provide you with the specific information regarding that particular query. Okay. So any more questions you can ask us, because ये अभी प्लेटफॉर्म है, तो आपके डाउट्स, आपके क्वेरीज ये डेमो सेशन में पूरे क्लियर होने चाहिए. सो यू कैन लेट अस नो. आपको जो भी कुछ डाउट्स रहेंगे आप पूछ सकते हो. हम अगले 5 मिनट में ये सेशन क्लोज करेंगे. सो स्टिल यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन अप्रोच एंड आस्क अस अपफ्रंट. और ओवरऑल ऐसे भी आप दे सकते हो कि आपको ये ओवरऑल सेशन क्या लगा, कैसे लगा, उसके रिगार्डिंग में आप फीडबैक फॉर्म में पूरे इंफॉर्मेशन करके हमको प्रोवाइड कर सकते हो. इसके अलावा अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स है, मतलब जो वीकेंड्स में अवेलेबल हो सकते हैं, सो उनके लिए भी वी आर ट्राइंग टू प्लान आउट अ बैच वेरिन कि स्पेसिफिकली उनके लिए ही हम बैचेस रन करेंगे. ऑल्सो बहुत से एज पर द पोल्स वी कैन सी बहुत से जो एनरोल्ड है यहाँ पे, दे आर नॉट कम्प्लीटली फ्रॉम एन IT बैकग्राउंड. सो उनके लिए भी वी आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क ऑन अ सेपरेट मोड. तो उनके सेपरेट बैचेस हम क्रिएट करने वाले हैं, सो दैट आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले, एंड दैट विल हेल्प यू इन गेनिंग मैक्सिमम. और IT के जो हो गए उनके लिए भी हम सेपरेट बैचेस करने के प्लान में है. सो द scheduling and all will be provided very soon, only when we are trying to enroll everyone. So एक बार ये enrollment की process हो जाए, then after we would be sorting out the batches and would be disclosing you the details very soon. And
even I wanted to tell you like कि next जो batches होंगे that would be starting most probably within a week's time. So हम ज़्यादा देर नहीं रुकने वाले. We would be starting right away with the actual course session. ये session होने के बाद probably in couple of days we would be arranging and scheduling the batches for the next session that is going to be there. Okay. इसके अलावा भी अगर पोल से भी हम चेक करना चाहते कि क्या पर्टिकुलर कुछ फीडबैक्स हैं, उससे भी हम कुछ क्वेरीज को टैकल कर सके. And it is definitely going to be an interactive session, so आपके साथ continuously connect रहेंगे, आपको time to time queries पूछे जाएगी, time to time आपको feedbacks लिए जाएंगे, so that we can make it more interactive. Because अभी online है तो इसमें थोड़े से कुछ hiccups होते हैं, so to avoid that thing we would ask you and time to time आपसे हर एक चीज के बारे में पूछा जाएगा, आपसे feedback लिए जाएंगे, so that everyone is able to understand. Okay, I think so. और कुछ concerns queries नहीं दिख रहे हैं still. So shall we sign off? Like आपका इस पे भी अगर कुछ feedback मिले, so then we can just end this session. So I think so everyone is clear about क्या क्या होने वाला है. सब डाउट्स क्लियर है ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ. ओके, थैंक्स फॉर द फीडबैक. So then let's conclude this particular session. While concluding, I would also say that everyone be safe and try to be knowledgeable and try to gain maximum knowledge in this particular coronavirus. And also one more thing, like if you can convey this particular sessions information to all your friend circle, so that they would be also be able to gain the benefits out of this particular session that we are trying to conduct. And this is for a social cause, so we want this to reach each and every person, and everyone can gain maximum out of this particular lockdown. Okay, so thank you everyone for investing your time into this particular session, and hopefully we would expect you to enroll this particular session, and we shall meet again in the actual batches that are going to start very soon. Okay, thank you, have a nice day and be safe. So I am ending this session.